11 जनवरी 1966 को ताशकंद दौरे पर गए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हो गया। तब पार्टी के रूढ़िवादी धड़े की ओर से प्रत्याशी मोरारजी देसाई को मात देकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा के कार्यकाल में पहले चुनाव हुए, पार्टी 8 राज्यों में चुनाव हार गई। संसद में भी कांग्रेस सांसदों की संख्या घट गई। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इंदिरा पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया। लोहिया ने संसद में कई बार इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहा। अब सवाल ये है कि आखिर इंदिरा ने ऐसा क्या किया जिससे गूंगी गुड़िया यानी इंदिरा गांधी आयरन लेडी बन गई। नमस्कार, मैं हूं नितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जागरण.com। इस कहानी की शुरुआत अगस्त 1947 से होती है। 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर पाकिस्तान को एक नया देश बनाया गया। तब इस नए नवेले राष्ट्र में 2 प्रांत हुआ करते थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान की 56% आबादी पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी, जो बांग्ला भाषा बोलती थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो समेत अन्य स्थानीय भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। भारत से पलायन कर पाकिस्तान पहुंचे मुस्लिम भी यहीं रहते थे, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था। 56% आबादी की भाषा को नहीं मिला तवज्जो। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिमी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग ना के बराबर थे। इस बारे में डच प्रोफेसर विलियम वॉन शिंडल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले पश्चिमी पंजाब के मुसलमान ही देश के लिए अच्छे बुरे सभी फैसले कर सकते हैं। देश की बागडोर इन्हीं के हाथों में थी। इनका मानना था कि बांग्ला भाषा पर हिंदुओं का असर है, इसीलिए बांग्ला भाषा में कोई राजकीय कामकाज नहीं हो सकता है। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद हाशिए पर थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मांग की कि अब असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल हो। इस पर तब के पीएम लियाकत अली खान ने कहा था कि पाकिस्तान उपमहाद्वीप के करोड़ों मुस्लिमों की मांग पर बना है। मुस्लिमों की भाषा उर्दू है, इसलिए पाकिस्तान की एक ही भाषा यानी उर्दू हो सकती है। स्वीडन में रहने और पढ़ाने वाले प्रोफेसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि वास्तव में बंगालियों को पहला झटका तभी लग गया था जब मार्च 1948 में ढाका के दौरे पर गए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा सिर्फ उर्दू होगी और जो इसका विरोध करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बांग्ला भाषा को लेकर हुआ आंदोलन कई छात्रों को गंवानी पड़ी थी जान। किसी की भी भाषा को दबाने का मतलब होता है कि आप उसकी संस्कृति को मिटा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ। 1952 में बांग्ला भाषा को लेकर आंदोलन हुआ, जिसमें कई छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भाषा के अलावा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तानियों के प्रति बेहद दोयम दर्जे का रवैया अपनाया जाता था। पूर्वी पाकिस्तानियों के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते, उनको कमजोर और हीन माना जाता। पुलिस के पास अपनी व्यथा लेकर जाते तो पुलिस भी उन पर जुर्म ढाती थी। हालात ये थे कि शासन और प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा था। लोगों में गुस्सा भरता गया। अपने अधिकारों की मांग करते हुए उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग शुरू कर दी। इसके लिए एक सेना भी बनी, जिसका नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी। इसी का परिणाम था 1971 का वॉर और बांग्लादेश के तौर पर नया देश का जन्म। पूर्वी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी आवामी लीग के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान के पूर्वी प्रांत के प्रति राजनीतिक असमानता और आर्थिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। 1965 की जंग के बाद लाहौर में शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि दोनों प्रांतों के आर्थिक विकास के एक रूपता लाने के लिए प्रांतीय स्वायत्तता जरूरी है। शेख मुजीबुर के सुझाव को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, बल्कि 1968 में अगरतला षड्यंत्र के तहत उन पर केस तक दर्ज किए गए। आरोप लगा कि वो भारत के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। भारी बहुमत से जीत के बाद भी नहीं सौंपी सत्ता। 1970 में तानाशाह जनरल याह खान के समय पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने
पूर्वी पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटें जीती। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पश्चिमी पाकिस्तान में 138 सीट में से महज 81 सीट पर जीत मिली थी। इस चुनाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, जबकि शेख मुजीबुर रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव में भारी बहुमत मिलने के बावजूद सैन्य सरकार ने सत्ता नहीं सौंपी। ढाका में सामूहिक हत्या। पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च को पूर्वी प्रांत में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका में अवामी लीग के नेताओं, समर्थकों और पूर्वी पाकिस्तान में अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों का नरसंहार कर दिया गया। जब पानी सिर के ऊपर हुआ तो 26 मार्च 1971 शेख मुजीबुर रहमान और अन्य नेताओं ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आए, जिससे भारत पर भी भारी दबाव पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की नजर थी। भारत सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद शेख मुजीबुर रहमान जिंदा भी हैं या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने अपनी पुस्तक ए ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि ढाका में नरसंहार और स्वाधीनता के ऐलान के बाद भारत में इंदिरा गांधी भावी रणनीति पर काम कर रही थी। उनका मानना था कि इस मुद्दे पर सतर्कता से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। ऐसे में पाकिस्तान के आंतरिक मामले में भारत के हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं समझेगा। अवामी लीग के सीनियर नेता ताजुद्दीन अहमद बैरिस्टर अमीर उल इस्लाम के साथ फरीदपुर और कुश्तिया के रास्ते 30 मार्च 1971 की शाम को पश्चिम बंगाल में लगी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचे। यहां बीएसएफ की बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक आईजी गोलोक मजूमदार से मिले। बीएसएफ पहले से अवामी लीग के नेताओं के बारे में खुफिया सूचनाएं जुटा रही थी। अमीर उल इस्लाम ने अपनी किताब मुक्तियोद्धा स्मृति लिखी है। इसमें लिखा है कि गोलोक ताजुद्दीन अहमद और मुझे कार में बिठाकर कलकत्ता एयरपोर्ट ले गए। उनसे पूछताछ की। ताजुद्दीन अहमद चाहते थे कि बीएसएफ बांग्लादेश की सेना यानी मुक्ति वाहिनी को हथियार देकर उनकी मदद करे। बीएसएफ के अधिकारी जानते थे कि वो अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं, इसीलिए बीएसएफ के तत्कालीन महानिदेशक के.एस. रुस्तम जी ने ताजुद्दीन की मुलाकात इंदिरा गांधी से कराई। हालांकि इस मुलाकात से पहले तमाम तरह की जांच पड़ताल, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया। श्रीनाथ राघवन ने अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा कि ताजुद्दीन संग इंदिरा गांधी बैक टू बैक 2 दिन मीटिंग की। इस दौरान इंदिरा ने बांग्लादेश की स्वाधीनता को स्वीकृति देने पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। हाँ, सीमा पर बांग्लादेशी सैनिकों की मदद करने का भरोसा जरूर दिया, लेकिन कितनी और कैसे मदद होगी इस पर कुछ भी नहीं कहा। इस पर फैसला करने के लिए इंदिरा ने एक कमेटी का गठन किया। हर दिन बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही थी। हालात बद से बदतर हो चुके थे। भारत ने विपक्षी नेताओं के सब्र का बांध टूट चुका था। दूसरी ओर इंदिरा गांधी सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर सलाह मशवरा करने में लगी थी। भारतीय सेना की ओर से मदद और बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। तब लगा कि मुक्ति वाहिनी अपने दम पर पश्चिमी पाकिस्तान से निपट लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवंबर 1 भारत में पूर्वी पाकिस्तान से जान बचाकर भागे लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई। पूरी दुनिया इस पर खामोश थी। ऐसे में भारत के पास पाकिस्तान से पूर्वी सीमा पर युद्ध करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को रोकने के लिए मैदान में कूद पड़े। भारत पाकिस्तान के बीच 3 मोर्चों पर जंग चली। 13 दिन के भीतर पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम में न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए कुशल कूटनीति का प्रदर्शन भी किया। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों से कूटनीतिक वार्ता की। अमेरिका उस समय पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। तब इंदिरा ने सोवियत संघ के साथ भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करके अपने पक्ष को मजबूत किया। दूसरी ओर भारतीय सेना को उन्होंने युद्ध के लिए पूरी स्वतंत्रता और संसाधन उपलब्ध कराए।
पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। इंदिरा ने उनके लिए सहायता का प्रबंधन किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस संकट को उजागर किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व और नेतृत्व भारतीय राजनीति और समाज में एक रूप में उभरा। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। उन्हें जनता और विरोधी दोनों के बीच व्यापक प्रशंसा मिली। ये न केवल भारत की बड़ी सैन्य जीत थी, बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने वाली घटना भी थी। इस जंग के बाद उनकी छवि आयरन लेडी की बन गई।